मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने डिस्कस किया था 1947 से लेकर 1956 तक किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। पाकिस्तान में जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस बने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उनको भी डिटेल में डिस्कस किया। ड्रॉबैक्स देखे, फेल हो गए, काजेज़ ऑफ फेलियर भी हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिए। फिर 1956 के अंदर पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो असम्बली प्रोमलगेट करती है और मुल्क के अंदर इन्फोर्स कर दिया जाता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन 1958 में जाकर फेल हो जाता है और फेलियर का काज था मार्शल लॉ। उस वक़्त के जो कमांडर इन चीफ थे अयूब खान, उन्होंने मुल्क के अंदर पहला मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और 1958 के अंदर ख़ुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया। और फिर जनरल अयूब खान ने आगे चलकर 1962 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पाकिस्तान का, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरह से उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रपोज़ किया और अयूब खान ख़ुद पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 1965 के अंदर इलेक्शन होते हैं और फिर अयूब खान जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं सेकंड टर्म के लिए। और 1965 के अंदर ही पाकिस्तान और इंडिया की वार होती है। इस वार के बाद ताशकंद एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, जब एग्रीमेंट करके वापस आते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी उनके साथ होते हैं। तो वो 1965 के अंदर हुए ताशकंद एग्रीमेंट को कौम के सामने जस्टिफाई करने में फेल हो जाते हैं, तो जिससे कौम के अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है, प्रोटेस्ट होते हैं उनके ख़िलाफ़, जो 1969 में जाके सवेयर हो जाते हैं। अब ये सारे के सारे प्रोटेस्ट उनके ख़िलाफ़ जो हुए या उनके ख़िलाफ़ बाकी जो काजेज़ थे फेलियर के, कि 1969 में जाके अयूब खान जो है वो रिज़ाइन कर जाते हैं और पावर्स जो हैं वो दे देते हैं यहया खान को। तो इन सारी चीज़ों को हम जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो अभी हमने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। तो 1969 के अंदर अयूब खान रिज़ाइन कर देते हैं और पावर्स जो हैं वो यहया खान को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। अब यहया खान क्या करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर देते हैं और ख़ुद को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। और साथ ही साथ यहया खान ने यह वादा किया पॉलिटिकल पार्टीज़ से कि हम जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होगी वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी और फिर पाकिस्तान के अंदर जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगेन इलेक्शन होंगे और इस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो वापस बहाल कर दी जाएगी। तो इस 1969 के उनके वादे के मुताबिक उन्होंने 1970 के अंदर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस का इनेकाद किया और जनरल इलेक्शंस में दो पॉलिटिकल पार्टीज़, अवामी लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो मेजॉरिटी पार्टीज़ की सूरत में सामने आती हैं। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रिज़ल्ट्स कुछ इस तरह के रहे कि टोटल नेशनल असम्बली के अंदर ईस्ट पाकिस्तान की सीट्स थी 162, जिनमें से 160 सीट्स जो हैं वो अवामी लीग को ने जीती और पीपल्स पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स में से 81 सीट्स हासिल की। अब अवामी लीग जो है वो ओवरऑल मेजॉरिटी पार्टी थी, इसने गवर्नमेंट भी बनानी थी और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी डेवलप करना था। इससे पहले कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया जाए और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शंस जीती हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं वो असम्बली में बैठे हैं, असम्बली का इजलास हो, असम्बली इस्टेब्लिश हो, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इनमें डिफरेंसेस आ गए, बहुत सारे तनाज़ात खड़े हो गए। इन सब को हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन सारे डिफरेंसेस को। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे।
इन सारे फैक्टर्स की मौजूदगी में ये इनकी वजह से 16 दिसंबर 1971 को जो ईस्ट पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया, और इस तरह से जो वेस्ट पाकिस्तान है वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो गया। अब जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके अंदर पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी पार्टी की सूरत में सामने आ गई। ईस्ट पाकिस्तान में जो है अवामी लीग मेजॉरिटी पार्टी में की सूरत में सामने आ गई। ईस्ट पाकिस्तान में दोबारा से इलेक्शन होते हैं और फ्रेश इलेक्शंस के नतीजे में जो न्यू कैंडिडेट्स आते हैं वो अपनी असम्बली बनाते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। उनका चैप्टर तो यहाँ पे हो जाता है क्लोज़। अब जो वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी थी उसके जो चेयरमैन थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनको चाहिए था कि ये दोबारा इलेक्शन में जाते, इलेक्शन करवाते और इलेक्शन में फ्रेश इलेक्शन से फ्रेश कैंडिडेट्स दोबारा से चुने जाते और वो कैंडिडेट्स आके गवर्नमेंट बनाते और वो फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी डेवलप करते। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की डिसमेंबरमेंट की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये खदशा सा था कि अगेन अगर वो पब्लिक में जाते हैं तो मैं भी उनकी क्रेडिबिलिटी अब ना रहे, तो लिहाजा वो इलेक्शन की तरफ ना गए। ऑलरेडी जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने ही पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाई और पाकिस्तान की पहली लेजिस्लेचर के तौर पर काम किया आफ्टर डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान 1971। 1970 के इलेक्शन से इलेक्ट होने वाले 138 मेंबर्स जो वेस्ट पाकिस्तान से थे, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान की नेशनल असम्बली बना ली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली। यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए और साथ ही साथ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। 23 मार्च 1972 को इन्होंने प्रेसिडेंशियल आर्डर के अंदर जो असम्बली बनी थी नेशनल असम्बली, इसको कुछ टास्क असाइन किए। एक तो ये असम्बली प्रेसिडेंट को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देगी और साथ ही साथ इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और साथ ही ये असम्बली एक कमेटी की तश्कील देगी जिसका काम होगा पाकिस्तान के लिए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना। और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 1 अगस्त 1972 से पहले सबमिट करवाने के लिए पाबंद होगी। अब इस कमेटी ने असम्बली ने इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको 17 अप्रैल 1972 को अडॉप्ट कर लिया और इसको मुल्क के अंदर टेम्परेरीली इन्फोर्स भी कर दिया गया। और साथ ही साथ एक कमेटी बना दी गई जिस कमेटी का काम था पाकिस्तान के लिए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग करना। अब कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और उसके असम्बली के अंदर पेश किया, बट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, स्पेशली ओपोजिशन पार्टीज़ जो थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ एतराज़ात थे, कुछ ऑब्जेक्शंस थे, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर लिया। अब इनकी रिजेक्शन के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ओपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को या जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी एक मीटिंग बुलाई और ये मीटिंग 4 दिन तक चली। इस मीटिंग के अंदर इनके दरमियान में एक मुआहदा तय पाया जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्ड कहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्ड या इस मुआहदे के अंदर जो पाकिस्तान का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन कर दिया गया। अभी हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्ड के करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। यही बेस बना आगे चलकर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, या इन्हीं प्रिंसिपल्स यानी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया। 1972 के कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी और जो लेजिस्लेचर होगी वो बाई कैमरल होगी, यानी कि एक अपर हाउस होगा जिसको सेनेट का नाम दिया जाएगा, एक लोअर हाउस होगा जिसको नेशनल असम्बली का नाम दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेगा, बट वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के मुताबिक उनको परफॉर्म करेगा। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो नेशनल असम्बली का मेंबर होगा, डेट मीन प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल असम्बली का भी मेंबर होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको नेशनल असम्बली से भी चूज़ कर सकते हैं और सेनेट से भी ले सकता है। प्राइम मिनिस्टर को ये पावर दी गई कि वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस शामिल की गई, जैसा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं करवाया जा सकता जब तक कि उसी रेजोल्यूशन के अंदर जो सक्सेसर होगा, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करवाया जा रहा है तो नेक्स्ट कौन प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट होगा उसका नाम भी रेजोल्यूशन के अंदर मेंशन होना चाहिए।
बजट सेशन चल रहा है अगर असम्बली के अंदर, तो उस दौरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं करवाया जा सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पहले 15 साल के अंदर अंदर अगर किसी भी स्पीकर के ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन पास करवाना है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी नेशनल असम्बली के अंदर। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी भी वक्त असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं। अगर उनके ख़िलाफ़ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर डिस्कशंस जारी हैं तो उस दौरान भी वो असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं। इन प्रोविजंस में दरअसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने पॉलिटिक्स को या अपने रजीम को अगले 10 से 15 साल तक के लिए सिक्योर कर रहे थे। जो नेशनल असम्बली की सीट्स होंगी वो प्रोविंसेस के ऊपर डिवाइड होंगी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको ज़्यादा सीट्स दी जाएंगी। नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जो मेंबर होंगे उनके इलेक्शंस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होंगे। यानी कि पिछले हमने इलेक्शंस में देखा था 1965 के इलेक्शन में क्या हुआ था कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे इसमें जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे 80,000 उन्होंने वोट कास्ट किया था और प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू पाकिस्तान के तमाम सिटीजन्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वोट कास्ट करेंगे। सेनेट में टोटल 60 मेंबर्स होंगे जिनमें से 56 मेंबर्स प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। हर एक प्रोविंस को 14 सीट्स की रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। 2 सीट्स दी जाएंगी कैपिटल टेरिटरी को और 2 सीट्स दे दी जाएंगी ट्राइबल एरियाज़ को। प्रोविंशियल असम्बलीज़ अपने सेनेटर्स को ख़ुद इलेक्ट करेंगी और उनको सेनेट के अंदर भेजेंगी। और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके 2 मेंबर्स को नेशनल असम्बली इलेक्ट करेगी, जबकि प्रेसिडेंट को ये यहाँ पे इख्तियार दिया जाएगा कि वो कैपिटल टेरिटरी से 2 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, एक फेडरल लिस्ट और दूसरी कंकरेंट। फेडरल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून साजी करेगी। कंकरेंट लिस्ट पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून साजी कर सकती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी उस पर कानून साजी कर सकती हैं। और जो बाकी सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे प्रोविंसेस को दे दिए जाएंगे। इस्लाम को स्टेट रिलीजन के तौर पर अडॉप्ट किया जाएगा और एक कौंसिल बनाई जाएगी जिसको इस्लामिक कौंसिल का नाम दिया जाएगा और इसका काम होगा लाज की इस्लामाइजेशन को चेक करना। और साथ ही साथ एक कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी बना दी गई। अब मुल्क के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल रिवर वाटर है और नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, या कोई भी माइनिंग के थ्रू फॉर एग्जांपल मेटल्स एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के जितने भी सोर्सेज हैं कंट्री के अंदर, या जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, या जो नेशनल एसेट्स हैं उनकी प्रोविंसेस के दरमियान या प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होगी, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई गई। और इस कौंसिल के अंदर फेडरेशन के लोग भी बैठेंगे और प्रोविंसेस के लोग भी इसके मेंबर्स होंगे। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ये 30 दिसंबर 1972 को असम्बली के अंदर पेश होता है और असम्बली के अंदर मौजूद अपोजिशन पार्टीज़ इसको रिजेक्ट कर देती हैं और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की डिमांड वो सामने रखते हैं। कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आती, वो उनको चेंज करने की डिमांड करते हैं और कुछ नई चीज़ें जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका पार्ट बनाने के लिए डिमांड करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करने के बाद अपोजिशन ने जो डिमांड्स रखी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स ये थी कि एक तो उन्होंने ये बात की कि जो इस्लामिक प्रोविजंस होंगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए, एग्जीक्यूटिव की पावर्स को डिक्रीज़ किया जाए, कम किया जाए। फॉर एग्जांपल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास ये पावर आ जानी थी कि वो किसी भी वक्त नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं और उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर मूव करवाया जा रहा है, उसके रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं, तो उस दौरान भी वो असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन पास करने के लिए। सुपीरियर कोर्ट्स को ये पावर दी जाए, यानी कि जो फेडरल कोर्ट्स होंगी उनको ये पावर दी जाए कि जो स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, ये जो स्पेशल कोर्ट्स बनेगी, इन कोर्ट्स के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सके। वोटर की एज कम करके 18 साल की जाए। सिविल सर्वेंट्स को जॉब सिक्योरिटीज़ दी जाएँ,
इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस इदारा होगा। जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी इसने मेजॉरिटी डिमांड्स को मान लिया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकॉर्पोरेट करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को 10 अप्रैल 1973 को असम्बली ने अडॉप्ट कर दिया और पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स कर दिया गया और इसी दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सेकंड मार्शल लॉ पाकिस्तान के ऊपर से रिमूव किया और साथ ही साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए, फजल इलाही चौधरी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से भी कुछ चीज़ें या कुछ प्रोविजंस ऐड की गई। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 3 के अंदर एक फ्रेज़ है, फ्राम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड गिव्स टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। डेट मीन कि सोसाइटी का जो पर्सन है, हर एक पर्सन जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अपना किरदार अदा करेगा। एंड रिटर्न सोसाइटी उसको सिक्योरिटी देगी, उसके रोज़गार में या जॉब में, उसको एजुकेशन में सिक्योरिटी दी जाएगी, उसको हेल्थ में सिक्योरिटी दी जाएगी, उसको जस्टिस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उसका हक है जो उसको मिलेंगी और उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वह सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अपना किरदार अदा करे अकॉर्डिंग टू हिज पावर, अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि स्टेट जो है वो पब्लिक के जनरल वेलफेयर के लिए काम करेगी। स्टेट वो सारे की सारी कानून साजी करेगी जिससे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ हैं कि जिनसे दौलत की पैदावार होती है और फिर दौलत की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ चंद हाथों तक महदूद न रहे। अब दौलत की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के मीन्स कौन से? एक लैंड है, ज़मीन से प्रोडक्शन होती है। हम ज़मीन से जो है वो ग़ज़ाई अजनास भी वहीं से लेते हैं, हम वहाँ से मेटल्स लेते हैं, हम ज़मीन के अंदर से फ्यूल्स भी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, गैस एंड कोल। और फिर मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन के मेकनिज़म कौन से हैं? एक गवर्नमेंट बनती है जो इन प्रोडक्शंस को या इस वेल्थ को पब्लिक की वेलफेयर के लिए यूज़ करती है और फिर आगे इदारे भी होते हैं। अब गवर्नमेंट बजट मुख्तास करती है एजुकेशन के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ के लिए और पब्लिक के वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इस जो वेल्थ प्रोड्यूस हुई है मुल्क के अंदर, जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जमा हुआ है, तो उस रेवेन्यू को उसने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन है ये चंद हाथों में ना रहे, यानी कि पॉलिटिक्स चंद हाथों में, ये चंद ख़ानदानों की ग़ुलाम बन के ना रह जाए। और दूसरा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी चंद हाथों में ना रहे। अगर वो चंद हाथों में रहेंगे तो वो चंद हाथ ही स्ट्रांग होंगे, तो बाकी स्टेट की वेलफेयर फिर मुमकिन नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयर्स हैं इनकी हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं, राइट्स जितने भी हैं इनके, उनको भी डिफ़ाइन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 253 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो लिमिट लगा सकती है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट जो प्रॉपर्टी के ऑनर्स हैं उनसे प्रॉपर्टी लेकर उसको नेशनलाइज कर सकती है, पार्शली या पूरी तरह से भी उसको नेशनलाइज कर सकती है। और आगे चलकर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रजीम है उसमें देखेंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको नेशनलाइज किया गया उनके टाइम में, बहुत सारे इदारों को नेशनलाइज किया गया। तो ये जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री करेंगे तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और फिर उनको कनेक्ट करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। आर्टिकल 34 सेज डेट। अब आर्टिकल 34 के अंदर क्या कहा गया कि जो वुमेन है, ख़वातीन मुल्क के अंदर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी जॉब कर सकती हैं, अगर वो जॉब करने की अहल हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो जॉब कर सकती हैं, परफॉर्म, वो बिज़नेस कर सकती हैं, वो इदारों के अंदर, वो मिलिट्री में जा सकती हैं, पुलिस में जा सकती हैं, वो बाकी इदारों के अंदर जाके ऑफिसर्स में काम कर सकती हैं, वो प्राइवेट इदारों में भी जाके काम कर सकती हैं। अब ये सारे थे करैक्टरिस्टिक्स 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के।
नेक्स्ट आने वाले सेशंस के अंदर हम 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलमोस्ट 27 अमेंडमेंट्स हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रेजेंट शेप है उसकी जो मौजूदा हालत है उसमें हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम 1973 1956 और साथ ही साथ जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है इनका हम कंपैरिजन भी करेंगे।